चलो कौन सा पाठ करेंगे अपना? पाठ 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। तो सबसे पहले इसको समझेंगे अपन कि व्रत क्या होता है ना। तो पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत सुना हुआ है अपन ने और थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन फिर से अपन शुरू करते हैं व्रत। तो ये 2D आकृति होती है। कौन सी आकृति होती है? 2D, 2 डायमेंशन होती है। मतलब जो 2D डायग्राम होते हैं उन सबका क्या निकलता है? एरिया, क्षेत्रफल निकलता है ना। और जो 3D होता है उनका आयतन, वॉल्यूम निकलता है। तो ये व्रत क्या है? 2D है, इसका क्षेत्रफल निकलता है। अब ये व्रत है तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? तो सबसे पहले यहाँ पे इसका होता है केंद्र, जिसको मान लो अपन O मान रहे हैं, है ना। तो जैसे इसको लिख रहे हैं अपन कि इसका क्या होता है? एक केंद्र होता है जिसको हमने किससे दर्शाया है? O से दर्शाया है ना। अंग्रेजी में इसको सेंटर बोलते हैं। फिर इस केंद्र से ये जो इसकी बाउंड्री है, कहीं पर भी एक लाइन बना देंगे जो केंद्र से इसकी बाउंड्री तक आती है। इसकी बाउंड्री का भी नाम होता है, क्या नाम होता है? परिधि, है ना। इसकी जो बाउंड्री इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, इसकी बाउंड्री को क्या बोलेंगे? परिधि। तो इसके केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, रेडियस इसको बोलते हैं। और इसको अपन दर्शाते हैं स्मॉल r से, ठीक है। यहाँ आगे बिंदु A लेते हैं तो ये हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी? O है। ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या। ये जो इसकी परिधि है इसका भी सूत्र होता है, इसको लिखते हैं अपन 2πr, ठीक है। इसमें 2 का मान कैसे रहेगा? पाई का मान लिखा जाता है 22/7 या फिर 3.14। प्रश्न में अगर ये वाला मान लिखा हुआ आता है कि पाई के जगह आपको 3.14 का उपयोग करना है तो हमको ये मान लिखना है। और अगर ये लिखा हुआ नहीं आता है तो फिर हमेशा हमको पाई के जगह 22/7 लिख के ही सवाल को हल करना है, ठीक है। अब परिधि के बाद फिर इसमें ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी इसमें लाइन बनाते हैं अपन जो इस परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से होकर जाती है। जैसे मान लो यहाँ से ये केंद्र से होकर गई, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ये इसको मान लिया हमने P, इसको मान लिया Q। तो ये जो PQ है इसको बोलेंगे हम व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास, डायमीटर बोलते हैं इसमें, है ना। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो व्यास है इस व्यास को अगर अपन आधा करते हैं, जैसे मान लो ये आधा कर दिया तो अब ये क्या होगा? OQ। तो व्यास को आधा किया तो OP क्या बन गई? ये त्रिज्या बन गई, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर त्रिज्या का मान निकालना है हमको तो हम एक तरीका और हमारे पास है कि अगर व्यास को आधा करेंगे यानी कि व्यास को 2 का भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? त्रिज्या मिल जाएगी। और अगर ये त्रिज्या है और त्रिज्या को हमने डबल कर दिया है, ये त्रिज्या है और एक त्रिज्या है, OQ भी क्या है? त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक आने वाली लाइन। और OP भी क्या है? त्रिज्या है। तो अगर त्रिज्या को डबल कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? व्यास बन रहा है। तो व्यास के लिए सूत्र हो जाता है हमारे पास, व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 × त्रिज्या। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर त्रिज्या को डबल करेंगे तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? व्यास मिल जाएगा, ठीक है। और अगर व्यास को आधा करेंगे तो उससे हमको क्या मिल जाएगी? त्रिज्या, ठीक है। तो ये व्रत के लिए बेसिक जानकारी है। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे ये परिधि को 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? व्यास बोल रहे हैं, है ना। लेकिन एक नाम और होता है इसका कि अगर परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा बनाते हैं, जैसे ये M बनाएंगे तो इस रेखा और इस रेखा में क्या फर्क है? ये केंद्र से होकर गई है और ये केंद्र से होकर नहीं गई। तो जो केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास बोलते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं ऐसी रेखा बनी हुई है जो उस परिधि के 2 बिंदुओं को मिला रही है तो उसका नाम होगा फिर जीवा। क्या नाम होगा? जीवा। यानी यहाँ MM जो है क्या है? जीवा, ठीक है। और ये जो PQ है, आप सोच रहे PQ को जीवा बोल सकते हैं तो PQ को भी जीवा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन PQ के लिए क्या हुआ है कि ये केंद्र से होकर चलेगी, तो केंद्र से होकर चलेगी तो फिर इसका एक अलग नाम और रखते हैं, इसको और क्या बोलने लगते हैं? व्यास। तो इससे भी पता चल जाएगा कि अगर किसी का नाम व्यास लिखा है तो मतलब वो केंद्र से होकर जाने वाली रहेगी। और केवल जीवा लिखा उसका मतलब क्या है कि वो केवल परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रहेगी, ठीक है। चलो इसको नोट